हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन एक मस्त मौला बिंदास लड़की थी। अपने ऑफिस के काम से 3 महीने के लिए उसका ट्रांसफर बिहार में हो गया था, जिसके कारण वो वहाँ की भाषा भोजपुरी और वहाँ के गानों की बड़ी फैन हो जाती है। 3 महीने बाद जब वो अपने घर आती है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है और गुंजन अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोलती है, का हो माई, स्वागत ना करिए हमार। ऐसा टुकुर टुकुर का ताकत हो, हम तुहार गुंजन है। हाँ, शक्ल से तो लग रही है, पर बोल क्या रही है ये समझ नहीं आ रहा। अरे तो मैं समझाती हूँ ना, देखो। बस देखना दिखाना अंदर जाकर करियो, इतनी दूर से सफर करके आई है। हेमा के ये बोलते ही गुंजन अपना सामान उठाए घर में आती है और सोफे पर बैठती है कि तभी वहाँ उसका भाई अंकित फोन पर बातें करता हुआ आता है और बोलता है, अरे डार्लिंग, अब जिससे प्यार करता हूँ उससे ही कहूँगा ना। चलो, लव यू, बाय। का हो, जूझता गरीबी से बिहार, तुहरा प्यार सूझता। ओह, क्या अंट शंट गाए जा रही है। गुंजन अब हिंदी भी बोल ले, जब से आई है पता नहीं कौन सी भाषा में चटर पटर करे जा रही है। बिहार जाकर भांग खाना शुरू कर दिया है क्या? अरे माँ, आपको क्या मैं नशे में दिख रही हूँ? क्या बताऊँ माँ, वहाँ रहकर मैंने भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गाने ही तो सीखे हैं, तो बस उसी लहजे में बात कर रही थी आप लोगों से। अच्छा, तभी तेरी बातें सर के ऊपर से जा रही थी। हाँ, तब बकलोलन के समझदारी के बाद कहाँ समझ आवता। तोरा दिमाग में खाली फोन पर अपन बेबी जानू के बात घुसता, बुरबक। अरे बस कर यार, हम बिहारी नहीं है। अरे हम पे तो तरस खा और चुपचाप बैठ जा। जिसके बाद गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह गुंजन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ आकर बोलती है, अरे बड़ी जल्दी तैयार हो गई, लगता है तो फिर नहीं नहाई। अरे 2 दिन हो गए तुझे नहाए हुए, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, जाकर नहा ले। पानी हम नहले आज शैम्पू से, आवतारे सखी सैया टेम्पू से। ये लो, इसका भोजपुरी ट्रैक फिर चालू हो गया। अरे क्या आनंद आता है तुझे ये भोजपुरी गाने गाकर। अरे माँ, भोजपुरी गाने मुझे बड़ा एक्साइटेड करते हैं। इनकी धुन तो मुझे हिंदी गानों से भी बढ़िया लगती है, और जब ये गाने डीजे पर बजते हैं, ओह पूछो ही मत, तब तो जिसका ना नाचने का मन हो उसका भी डांस निकल जाता है। हाँ, ये तो सही है। परसों शादी में वो फेमस नहीं है भोजपुरी का गाना, लॉलीपॉप वाला, उसको सुनकर तो शर्मा जी की बहू के अंदर की नागिन डांसर जाग गई। फिर जो वो शुरू हुई, डीजे वाला गाना रिपीट कर करके थक गया, पर उसने डांस फ्लोर नहीं छोड़ा। छोड़ती भी कैसे, भोजपुरी गानों को सुनकर जोश सा जो जाग जाता है, जिसे गाने की समझ नहीं भी होती वो भी मटकने लगता है। चलो अभी मैं निकलती हूँ। इतना कहकर वो घर से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और गुंजन का भोजपुरी क्रेज बढ़ता जाता है। इतना बढ़ता है कि वो ऑफिस में भी अपने दोस्तों से भोजपुरी भाषा में ही बात किया करती। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहा होता है। कभी वहाँ गुंजन आकर उसे पढ़कर बोलती है, मेरी जान, सविनय निवेदन है कि कार्य दिनेशवा लव लेटर लिखत है कि बॉस के हिंदी में अपन नौकरी छोड़े के अर्जी देते है, दिमाग नहीं खेका। यार मुझे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से तू पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। लगता है बिहार जाकर बोरा गई है तू। अबे ऐसे लव लेटर नहीं, एप्लीकेशन लिखी जाती है, वो भी हिंदी में। लव लेटर लिख रहा है तो नेट से देखकर 2-4 रोमांटिक शायरियाँ निकाल कर लिख, कम से कम उसे पढ़कर कुछ फील तो होगा। ढक्कन। अच्छा मान ले मुझे तुझसे अपने प्यार का इजहार करना है, तो मुझे तेरी शायरी के अलावा लव लेटर में और क्या क्या लिखना चाहिए? पागल, मुझे और लड़कियों की तरह अपने लवर से लव लेटर नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ वो मुझे गाना गाकर प्रपोज करे, वो भी भोजपुरी गाना, फिर तो मैंने फ्लैट हो जाना है। उसकी ये सारी बातें कैबिन के बाहर खड़ा अजीत सुन रहा होता है। वो गुंजन को काफी टाइम से लाइक करता था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया। उसकी ये बात सुनकर उसे अपने दिल की बात कहने का एक आइडिया मिलता है, और कुछ ही दिनों बाद जब गुंजन सूट पहने अपना दुपट्टा लहराते हुए ऑफिस में एंटर करती है, तभी उसके सामने अजीत आकर गाते हुए बोलता है, गाल गुलाबी
चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से, हो गए बा प्यार उड़निया वाली से। अजीत, ये सब वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई मीन टू से आई लव यू गुंजन। तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, और ये गाना सुनकर तो मेरा दिल ही बाग बाग हो गया। मुझे तो तुम्हारा ये अंदाज भा गया। तो इसका मतलब तुम्हारी हाँ है? वो मुस्कुराते हुए अपनी पलकें नीचे करती है और उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ऑफिस का सारा स्टाफ उनके लिए तालियां बजाता है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन दोनों एक मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी गुंजन को वहाँ भविष्यवाणी करने वाले बाबा तोते के साथ बैठे मिलते हैं और वो अजीत का हाथ थामकर वहाँ जाती है और अजीत बोलता है, अरे यहाँ क्यों आ गए हम? अरे सारी उम्र क्या हम डेट ही करते रहेंगे? शादी वादी करके फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी क्या? अच्छा, तो तुम्हें हमारा भविष्य जानना है? पंडित जी आप बताइए। पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, सैया से प्यार के सलाह कब होई। पहली बात तो ये कि ये एक बाबा है, और दूसरी हाथ दिखाओगी तभी तो भविष्य बताएंगे ना। हाय दैया, हमार होके वाला बलम कितना नीमन बारे। इतना कहकर वो दोनों बाबा से अपनी शादी के बारे में पूछने लगते हैं। और कुछ समय बाद अजीत अपनी माँ मालिनी को लेकर गुंजन के घर आता है। हेमा उनका अच्छे से स्वागत करती है और गुंजन उनके लिए चाय समोसे लेकर आती है। तभी मालिनी बोलती है, बेटी तो आपकी बड़ी सुंदर है बहन जी, बस मुझे तो यही चाहिए, बहू बनकर घर आए तो मेरी सारे अरमान सफल कर दे। समझ रही हो ना गुंजन? उसकी ये बात सुनकर गुंजन मालिनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर झूमकर भोजपुरी गाना गाते हुए बोलती है, जहिया राउर बेटवा के बन के दुल्हनिया आई बरौआ आंगनवा, अरे बन के पतोहिया सुनिए मोरी अम्मा, पूरा करब अरमानवा, अरे बन के पतोहिया सुनिए मोरी अम्मा, पूरा करब अरमानवा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मेरी गुंजन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। और इस तरह मालिनी गुंजन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गुंजन एक अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारी संभालती है और एक दिन उसकी ननद राखी अपने नए कपड़े लेकर उसके कमरे में आती है और उसे देखकर गुंजन बोलती है, राखी क्या हुआ? ये बोझा लेकर मेरे पास क्यों आई हो? ओ भाभी, मुझे आज अपनी फेयरवेल पार्टी में जाना है। मैंने पार्लर जाना था, लेकिन लेट उठने की वजह से अब मैं पार्टी में पहुंच जाऊं वही बहुत है, इसलिए तैयार होने में आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे इसमें प्लीज की क्या बात, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। जाओ तुम चेंज कर लो, जब तक मैं मेकअप किट निकाल कर रखती हूँ। जिसके बाद राखी चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और गुंजन उसका मेकअप करने लगती है, उसे अच्छे से तैयार कर देती है। जिसके बाद वो शीशे में खुद को देखकर बोलती है, OMG भाभी, ऐसा लग रहा है आपने मेरा मेकओवर ही कर दिया हो। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय राखी, थू थू थू, कहीं मैं अपने आप को ही ना नजर लगा दूं। अच्छा जी, तो एगो काम करे ना नदिया, नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो निमुआ दो चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में। क्या भाभी, आप तो फिर भोजपुरी में शुरू हो गई। नींबू मिर्ची को इंसानों पर नहीं, घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है। आप तो मुझे नजर का काला टीका लगा दो, वही बहुत है। उसके इतना कहने पर गुंजन उसकी गर्दन पर एक काला टीका लगाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी सास मालिनी बोलती है, सुन बहू, मैंने जो तुझे जरी वाली साड़ी दी थी ना तेरी मुंह दिखाई पर, कल उसे पहनकर रजनी की बेटी की शादी में चलियो, और हाँ, वहाँ जाकर अपना ये भोजपुरी गाना ढोल बजाना मत शुरू कर दियो।
काहे खिसियात हो सासू माँ, जो आप कहिए हम उहे करब, ठीक बा? हाँ हाँ ठीक बा, अब जाकर एक गिलास पानी ले आ। गुंजन उसके लिए पानी लेने किचन में चली जाती है। अगले दिन सब तैयार होकर मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी और एकदम से डीजे पर गाना बजता है, जिसे सुनकर गुंजन के पैर थिरकने लगते हैं और वो अपनी सास का हाथ पकड़ते हुए उसे डांस फ्लोर पर ले आती है और मटकते हुए बोलती है, अरे अरे अरे, ई गाने के बिना तो शादी ब्याह पूरा ही ना होखेला। लगावेलु जब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलु, कमरिया करेला पाला, लॉलीपॉप लागेलु। उसे गाते हुए डांस करता देखकर उसकी सास और बाकी लोग भी अपने आप थिरकने लगते हैं। कीर्ति बर्तन धो रही होती है और अचानक नल से पानी न आने के कारण वो अपनी जेठानी सोनिया को आवाज लगाकर बोलती है, दीदी जरा मोटर चलाना जाकर, मैं बर्तन धो रही थी, पानी ही चला गया। ठीक है देवरानी जी। सोनिया दिमाग से थोड़ी पैदल थी और कीर्ति की बात का अलग ही मतलब समझकर वो छत पर मोटर के पास जाकर बोलती है, ओहो मोटर, चल चलना शुरू कर, जल्दी से मेरे साथ चल, देवरानी जी को बर्तन धोने हैं। सोनिया के बेवकूफ दिमाग को लगता है कि मोटर उसके साथ उठकर चलेगी, इसीलिए वो उसको चलाने की कोशिश करती है और ऑब्वियसली मोटर नहीं चलती। तभी वो एक नया तरीका निकालते हुए बोलती है, अले ले ले ले, आजा मोटर, मेरे पीछे आ, चल चल जल्दी उठ कर आजा मेरे पीछे। मोटर तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, लेकिन ये सब देखकर सोनिया बोलती है, यार ये तो चल ही नहीं रही, अब क्या करूं? देवरानी जी ने तो बोला है चलाने को, अगर उन्होंने बोला है तो ये चलती तो जरूर होगी, कोई और तरीका आजमाती हूँ। हाँ ये करती हूँ। सोनिया पानी का एक मग भर कर लाती है और मोटर के पास खड़ी होकर बोलती है, मुझे पता है तुम सो रही हो, इसलिए मैं तुमको जगाती हूँ। एक पानी का मग फेंकूंगी तुम्हारे ऊपर और तुम झट से चलने लगोगी। सोनिया मोटर के ऊपर पानी फेंकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं चलती। वो ऊपर अलग अलग तरह से मोटर को चलाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं उसको गए इतनी देर हो गई है। ये सब सोचकर कीर्ति बोलती है, ये जेठानी जी भी ना एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं किया गया इनसे, लगता है मुझे ही छत पर जाकर मोटर का प्लग ऑन करना होगा। कीर्ति छत की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, तभी उसकी सास सावित्री उसको ऊपर जाता देखकर बोलती है, अरे छोटी बहू, ऊपर कहाँ जा रही है? माँ जी मोटर ऑन करने, जेठानी जी को बोला था बहुत देर पहले, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, इसलिए अब मुझे ही जाना होगा। टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। क्या तूने सोनिया को बोला था? अरे उस बेवकूफ को कोई काम देने से पहले अच्छे से समझाना पड़ता है, पता नहीं क्या किया होगा उसने। चल मैं भी चलती हूँ। दोनों सास बहू छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनिया वहाँ मोटर को घसीटने की कोशिश कर रही है। ये देखकर कीर्ति बोलती है, जेठानी जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे देवरानी जी और माँ जी, वो मैं आपका ही दिया काम कर रही थी, ये मोटर है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने इसको इतना बोला कि चल चल, पर शायद ये बेहोश है, इसलिए मैंने इस पर पानी भी डाला ताकि ये होश में आए, पर ये आई ही नहीं। सोनिया की बात सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर अपना माथा पीटते हैं, जिसके बाद सावित्री बोलती है, अरे बेवकूफ, अगर पता नहीं था तो अपनी समझदार देवरानी से पूछ लेती कैसे चलेगी मोटर। अपना दिमाग क्यों खर्च किया, खामखा का खर्चा बढ़ा दिया। अब कीर्ति बहू बुला किसी को जो मोटर ठीक करे। देखा, मुझे पता था इस मोटर में ही कोई दिक्कत है। सोनिया की इस बात पर दोनों उसको घूरने लगते हैं और बेचारी चुपचाप चली जाती है। कुछ देर में इलेक्ट्रॉनिक वाला आकर मोटर को ठीक करता है, जिसके बाद कीर्ति प्लग ऑन करके मोटर चालू करती है। ये देखते हुए सावित्री बोलती है, अरे छोटी बहू, तेरी जेठानी भले ही तेरे से बड़ी है, लेकिन ये थोड़ी बेवकूफ है, इसलिए इसको कोई भी काम ऐसे ही मत दिया कर तू। और सोनिया बहू, कोई काम हो तो उसको करने से पहले अच्छे से पूछा कर कैसे करना है, समझी? जी माँ जी, ठीक है। अपनी जेठानी के बेवकूफी भरे दिमाग के कारण घर की सारी जिम्मेदारी कीर्ति के ऊपर ही थी। ऐसे ही एक शाम
जब कीर्ति पतीले में फटा हुआ दूध देखती है तो बोलती है, हे भगवान, ये दूध फट गया। मैं भी ना फ्रिज में रखना ही भूल गई। इससे पहले माँ जी देख ले, फिकवा देती हूँ दीदी के हाथों। दीदी जरा रसोई में तो आना। सोनिया जैसे ही रसोई में आती है, कीर्ति उसको दूध का पतीला पकड़ाते हुए बोलती है, दीदी ये दूध फट गया है तो इसको फेंक दो चुपके से जाकर। फेंक दूं? लेकिन कहाँ? अरे कहीं भी फेंक दो, नाले में, गड्ढे में, कहीं भी। कौन से नाले में? घर के आगे वाले या पीछे वाले? अरे पीछे वाले में फेंक दो, पर फेंक दो। पर आगे वाला पास पड़ेगा, वहाँ फेंक दूं? अरे जाओ सीधा माँ जी के सर पर फेंक दो। पागल कर दिया, आगे पीछे दूर पास। ठीक है। कीर्ति बेचारी सोनिया के सवालों से तंग होकर अपना माथा पकड़ लेती है, लेकिन तब तक सोनिया फटे दूध का पतीला लेकर बाहर बैठी अपनी सास के पास जाने लगती है। अचानक ही कीर्ति को अपनी जेठानी के बेवकूफी भरे दिमाग का ख्याल आता है और वो उसको रोकने भागती है, लेकिन तब तक सोनिया बाहर बैठी अपनी सास पर फटे दूध का पतीला पलट देती है, जिसके बाद दूध में नहाई हुई सावित्री गुस्से से बोलती है, अरे बेवकूफ, ये क्या किया? तुझे मैं बहता हुआ नाला दिख रही हूँ जो मेरे ऊपर ये फटा हुआ दूध फेंक दिया? माँ जी मैंने तो वही किया जो देवरानी जी ने कहा। ये सुनकर सावित्री कीर्ति को घूरती है, जिस पर वो बोलती है, माँ जी माफ कर दो, दीदी ने अपने सवालों से मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया कि माँ जी के ऊपर फेंक दो और इन्होंने 36 बार बोला है इस बैल बुद्धि को। सीधा की जगह उल्टा ही समझ में आता है, इसलिए कोई भी बात या काम सोच समझ कर दो। मेरी तो कोई सुननी ही नहीं है। दोबारा नहाना होगा। सावित्री नहाने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया की बेवकूफी से सब परेशान थे। एक शाम घर के सामान की खरीदारी के लिए सोनिया, सावित्री और कीर्ति बाहर जाते हैं, जहां सारा सामान खरीद कर दोनों सास बहू सोनिया को सामान पकड़ाते हुए बोलती है, सुन बड़ी बहू, इसमें से एक भी सामान कहीं छोड़ मत दियो या किसी को दे मत दियो। हाँ जेठानी जी, ये पूरे महीने भर का राशन है, अपनी बेवकूफी से गवा मत देना। ठीक है, मैं ये सामान सीधा घर जाकर ही छोड़ूंगी अपने हाथों से। कीर्ति और सावित्री जो भी सामान खरीदती वो सीधा सोनिया को पकड़ा देती, लेकिन मार्केट में एक चोर उनकी सारी बातें सुन लेता है, जो उस एक महीने के राशन को सोनिया के हाथ में देखकर बोलता है, पैसे ना सही, अगर ये सामान ले लिया तो एक महीने की खाने की दिक्कत नहीं रहेगी। मस्त, फिर पैसों की चोरी करूंगा। ये सोचकर चोर सोनिया की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो अपनी सास से थोड़ा दूर होती है, चोर उसके पास जाकर उसको चाकू दिखाते हुए बोलता है, जल्दी से सारा सामान मुझे दे दे, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं माँ जी बचाइए, मैं ये सामान नहीं दूंगी। चोर सोनिया की तरफ चाकू दिखाते हुए खड़ा होता है। सावित्री और कीर्ति ये नजारा देखकर डर जाती है, जिस पर सावित्री बोलती है, सोनिया बहू दे दे सामान, बेटा वो तुझे मार देगा। चल चल, अब तेरी सास ने भी बोल दिया, दे सामान चल। नहीं दूंगी, चाहे तो मुझे मार दो, लेकिन ये सामान मैं नहीं दूंगी। मैंने अपनी सासू माँ से बोला था, इस सामान को मैं सीधा घर जाकर ही अपने हाथों से छोड़ूंगी। अरे ये पागल अपनी जान खतरे में डाल रही है। कीर्ति बहू क्या करें? मैं कुछ करती हूँ। कीर्ति अपने मोबाइल से उस चोर की चाकू दिखाते हुए वीडियो शूट करती है, जिसके बाद वो चोर से बोलती है, देखो मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अब अगर ये वायरल हो गई तो पुलिस तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी, इसलिए भलाई इसी में है कि मेरी जेठानी को छोड़ो और निकलो यहाँ से। अच्छा जी, ज्यादा समझदार बन रही है, पहले तुझे ही सबक सिखाता हूँ। चोर सोनिया को छोड़कर कीर्ति की तरफ भागता है और कीर्ति दूर भागने लगती है। तभी मार्केट में मौजूद लोग उस चोर को कीर्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सावित्री सबसे पहले सोनिया को गले लगाती है और फिर कीर्ति को, जिसके बाद सावित्री बोलती है, आज मेरी इस बेवकूफ बहू ने अपनी बेवकूफी से अपनी ही जान खतरे में डाल ली थी। बहू, जब मैंने तुझे बोला था छोड़ दे सामान, तो क्यों नहीं छोड़ा? माँ जी कहा था ना आपने, ये पूरे महीने का राशन है, ऐसे कैसे दे देती किसी को? इतना पैसा खर्च करके सामान लिया है। पर कुछ भी तेरी जिंदगी से जरूरी नहीं था, समझी? और कीर्ति बहू, आज तेरी समझदारी ने सोनिया और सामान दोनों को बचा लिया।
सच में मेरी दोनों बहुएं जैसी भी है मुझे बहुत प्यारी है। माँ जी, अब दीदी ने सामान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल ही दी थी तो मुझे तो उनको बचाना ही था। आखिर वो जेठानी नहीं बहन है मेरी, मेरे होते हुए मैं उनको कैसे कुछ होने दे सकती थी। सच्ची इस समझदार देवरानी और बेवकूफ जेठानी की जोड़ी ने मेरे घर को स्वर्ग बनाया है। भले ही उस स्वर्ग में कभी कभी मोटर को चलाने के लिए उसमें थोड़ा पानी डालना होता है। क्या माँ जी, आप भी ना। सावित्री की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर वो सब सामान लेकर अपने घर जाकर वापस से अपनी रोजाना की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, जहाँ बेवकूफ जेठानी कारनामे करती और समझदार देवरानी उसको सुधारती। एक रोज मालिनी पूजा करके मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी उसे एक साधु बाबा रोकते हुए बोलते हैं, बेटा, तेरे पास बहुत कम समय बचा है, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है? बेटा, मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तेरा एक पुत्र है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और तुझे एक अच्छी बहू की तलाश है। बाबा, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आपको ये सब कैसे पता? सुन, आज से ठीक एक हफ्ते बाद से तेरी जिंदगी का अंतिम समय शुरू हो जाएगा और मात्र 100 दिन जीने के बाद तेरी मौत हो जाएगी। जा, एक हफ्ते के अंदर अपने बेटे की शादी करके 100 दिन की सास बन जा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और मालिनी के दिल में बाबा की बातें घर कर जाती है। वो ये सब सोचती हुई घर आती है, जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर मालिनी रवि की शादी गूंजा नाम की एक बहुत ही भली लड़की से करवाती है। गूंजा एक अच्छी बहू की तरह पूरे घर को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन मालिनी अपने कमरे में बैठी हाथों में कैलेंडर लिए महीने की पहली तारीख पर क्रॉस लगा रही थी और वो खुद से बोलती है, आज से मेरे पास 99 दिन रह गए हैं अपने बहू बेटे के साथ जीने के, खुश रहने के। भगवान, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना। मालिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गूंजा आती है और अपनी सास को ऐसे परेशान देखकर बोलती है, माँ जी क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी हूँ। जब भी आपको कोई बात परेशान करे या फिर आपको कुछ चाहिए हो तो बस आप मुझे एक आवाज देना, मैं भागी चली आऊंगी। अब आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए बादाम का हलवा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना कहकर गूंजा मालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और फिर उसे गर्मा गर्म हलवा परोसती है और दोनों सास बहू मिलकर हलवा एंजॉय करते हैं। दिन बीतते जाते हैं। मालिनी हर गुजरते दिन की तारीख पर कैलेंडर पर क्रॉस लगाती, साथ ही वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन महिमा के यहाँ उसकी बहू के बच्चे के नामकरण के फंक्शन में जाते हैं और घर आकर मालिनी एकदम शांत सोफे पर बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर गूंजा बोलती है, माँ जी कुछ तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, पर क्या बात है ये नहीं पता। बोलो ना माँ जी, क्या हुआ? बहू, अब मैं तुझे कैसे कहूँ कि मेरे पास बहुत ही थोड़ा वक्त बचा है। तेरी 100 दिन की सास की जिंदगी के दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मेरी मौत मेरे नजदीक आ रही है। माँ जी क्या हुआ? बोलो ना। गुंजा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। कल को मैं ना रहूं तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर आ जाएंगी बेटा। ऐसे में तू अपना और रवि का और साथ में इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान न करे कभी ऐसा हो आपको मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं नहीं बहू, मेरा जीवन मरण तो तय हो गया है, बस दिन बीत रहे हैं। क्या पता आज से 60 दिन बाद मैं चली जाऊं और बस 100 दिन की सास बनकर रह जाऊं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी ना पता नहीं खाली बैठी क्या क्या सोचती हैं। मुझे लगता है थकावट की वजह से आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। चलिए अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। गूंजा मालिनी को समझा बुझाकर उसके कमरे में ले जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और मालिनी फिर से हाथ में कैलेंडर लिए तारीख पर क्रॉस लगाते हुए बोलती है, 50, अब बस 50 दिन रह गए हैं। मेरा 100 दिन की सास बनने का सफर आधा खत्म हो गया है। 50 दिन बाद मैं मर जाऊंगी।
ये सब उसे करते और कहते हुए गुंजा देख लेती है, पर उस वक्त वो उसे कुछ नहीं बोलती। शाम को जैसे ही रवि घर आता है तो सभी लोग फ्रेश होकर खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। जिसके बाद गुंजा रवि से बोलती है, सुनिए जी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी कहिए। जिसके बाद गुंजा रवि को सारी बात बताती है और रवि बोलता है, आजकल मैं भी देख रहा हूँ माँ कुछ परेशान रहती हैं। मैंने माँ जी को कई दफा ये कहते सुना है कि वो बस 100 दिन की सास है। समझ नहीं आ रहा कि ये 100 दिन की सास के पीछे आखिर क्या राज है। कुछ तो बात जरूर है और मैं पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही गुंजा घर के कामों के साथ साथ अपनी सास मालिनी पर भी नजर रखने लगती है। और एक सुबह जब मालिनी घर से निकलकर मंदिर जाती है, तभी गुंजा भी दबे पांव उसके पीछे जाती है और मालिनी मंदिर में पूजा करके वापस से उसी साधु बाबा के पास जाती है और उसे बोलती है, बाबा, आप तो सब जानते हैं। आपने ही मुझे बताया था कि मैं 100 दिन की सास बन पाऊंगी। अब मुझे ये बताने की कृपा भी करें कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटा बहू खुश तो रहेंगे ना? उन पर कोई संकट तो नहीं आएगा ना? नहीं बेटी, वो दोनों अपने जीवन में सुखी रहेंगे। तू आराम से अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजार, सब ठीक रहेगा। हर हर महादेव। साधु बाबा और मालिनी की बातें सुनकर गुंजा को सब समझ आता है और वो चुपचाप वहाँ से घर आती है और फिर सारी बात रवि को बताती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर मालिनी का सच उसकी जबान पर लाने की साजिश रचते हैं और अगली सुबह दोनों अपने कमरे में लड़ने लगते हैं। शोर की आवाज सुनकर मालिनी उनके कमरे में आकर बोलती है, अरे बेटा, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों ऐसे लड़ रहे हो? मैं भी इस घर में एक और दिन नहीं रह सकती। पर क्यों बहू, क्या हो गया? अपने बेटे से ही पूछो ना क्या हुआ है और क्या नहीं। रवि बेटा, आखिर क्या हो गया? माँ, गुंजा की जुबान हद से ज्यादा बढ़ गई है। हर बात में अपनी मर्जी चलाती है, जैसे कि इस घर में आप हो ही नहीं और रहोगी भी नहीं। यही मालकिन बन गई है। मैं भी अब इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। रहना तो वैसे भी नहीं है मुझे। अब तो बस 10 दिन बचे हैं मेरे पास और अभी ही घर में कलेश हो गया। बाबा ने तो कहा था कि सब सुख शांति से होगा, पर यहाँ तो अभी से ये सब हो रहा है। मेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा। अब आप कुछ बोलेंगी या फिर मेरे जाने के बाद ही बोलेंगी? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। नहीं नहीं बहू, अभी मत जा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। समझा कर रवि, बहू को मत जाने दे, रोक ले उसे। जो थोड़े दिन बचे हैं ये मुझे खुशी से बिताने हैं तुम लोगों के साथ। मत जा बहू, रुक जा। माँ, क्यों? आपको भी कहीं जाना है क्या? ये जाती है तो जाने दो, मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। रवि की बात सुनकर गुंजा सामान उठाकर बाहर जाने लगती है और अपने घर को इस तरह बिखरता हुआ देखकर मालिनी अपनी 100 दिन की सास होने वाला सारा सच अपनी बहू और बेटे के सामने रोते हुए बोल देती है। जिसके बाद गुंजा बोलती है, माँ जी शांत हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ और ना ही आप कहीं जा रही हैं। ये सब तो बस एक नाटक था ताकि आप अपना सच अपने मुंह से बयान कर सके। आपको किसने पागल बना दिया कि आप सिर्फ 100 दिन की मेहमान हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आना जाना ये सिर्फ भगवान के हाथ में तय है, ना कि किसी ढोंगी बाबा के हाथ में। और आज से 10 दिन के बाद भी आप हमारे बीच में ही रहेंगी। हाँ माँ, जिस बाबा की बातों में आकर आप ये सब कर रही थी वो बस एक ढोंगी है और कुछ नहीं। इंसान अपनी किस्मत अपने कर्मों से बनाता है और किसी चीज से नहीं। आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए जो वक्त है जितना है उसे खुलकर जियो। अपने बहू बेटी की बात सुनकर मालिनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और यूं ही 10 दिन बीत जाते हैं और मालिनी को कुछ नहीं होता और सभी के बीच वो हंसती खिलखिलाती रहती है। साथ ही वो उस कैलेंडर को भी जला देती है जिसमें वो अपनी जिंदगी के हर दिन को गिन रही थी और फिर कभी किसी बाबा की बातों में नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।